हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉग ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ लकी झा एंड हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। हमने लास्ट के कुछ लेक्चर्स के अंदर बात करी थी। रिसेंटली जो लेक्चर मैंने आपको अपलोड किया था तो उसके अंदर जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम बात कर रहे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल प्राक केंद्र की कोशिका किस प्रकार की होती है। तो हमने देखा कि जो नॉर्मल एक सेल है, नॉर्मल जो एक कोशिका है जैसे यूकैरियोटिक कोशिका है, उससे बहुत ही अलग प्रकार की जो है वो प्रोकैरियोटिक पाई जाती है। सो बैक्टीरिया की जो कोशिका है, जीवाणु की जो कोशिका है, बैक्टीरियल सेल, उसके अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता, न्यूक्लियोइड पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर मीजोसोम पाया जाता है। इसके अलावा भी उसमें जितने भी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी थी। तो आज हम थोड़ा सा इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि लास्ट जैसे हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया की सेल जो है वो किस प्रकार से एक यूकैरियोटिक कोशिका से डिफरेंट होती है। तो देखिए, डिफरेंस करते हैं हम सबसे पहले कि एक प्रोकैरियोटिक सेल प्राक केंद्र की कोशिका एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये इस बारे में हमने बात करी थी। तो अब देखिए नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल जो है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें एक एक चीज़ें की बात करते हैं अपन, एकदम स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं पहले अपन कि कौन कौन सी संरचना के बारे में है, अलग अलग आधार पर हम तुलना करेंगे। तो देखें, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें सबसे पहले जैसे सेल वॉल के बारे में बात करते हैं कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो हमेशा पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है ना, जनरली जो है वो आपको किसकी देखने को मिलेगी कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोशिका भित्ति जो होती है वो अलग अलग प्रकार से मिल सकती है। जैसे कि अगर अपन फंजाई की बात करें, कवक की बात करें, ठीक है ना, तो फंजाई के अंदर जो है वो हमको काइटिन एंड फंगल सेल्यूलोज की बनी हुई मिलती है। काइटिन एंड फंगल सेल्यूलोज की, काइटिन तथा फंगल सेल्यूलोज, कवकीय सेल्यूलोज की, फंगल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है ना, कवकीय सेल्यूलोज। तो देखिए यहाँ पर जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की है। जैसे कि कुछ हो गई अपने जो है वो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्रोटिस्टा से शुरू हो जाती है। तो मोनेरा जो है, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को क्या मिलेगा कि पेप्टिडोग्लाइकेन की कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है। जबकि यूकैरियोट में जैसे प्रोटिस्टा है, अब प्रोटिस्टा के अंदर आपको सिलिका की देखने को मिलेगी। ठीक है ना, जो जगत प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा, इनमें आपको सेल वॉल जो मिलेगी वो सिलिका की मिलेगी। देखें, प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें सभी में कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन जिनमें पाई जाती है जैसे कि डायटम हो गए, तो डायटम्स के अंदर जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, वो सिलिका की बनी हुई होती है। ठीक है, फंजाई के अंदर, फंजाई भी अगेन यूकैरियोटिक सेल है, तो उसमें या तो आपको काइटिन की मिली बनेगी या कवकीय सेल्यूलोज, फंगल सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल। तो देखें, काइटिन एंड फंगल सेल्यूलोज है, ये भी एक तरीके के पॉलीसैकेराइड्स ही होते हैं। तो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स का ही डिफरेंट है और कुछ नहीं डिफरेंस है। यहाँ पर अंतर क्या है, जैसे पेप्टिडोग्लाइकेन है, पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ये भी एक तरीके का पॉलीसैकेराइड होता है। काइटिन है, सेल्यूलोज है या फंगल सेल्यूलोज है, ये भी एक तरीके का क्या है, पॉलीसैकेराइड है। प्रोटिस्टा में अलग मिलेगी, आपको सिलिका की बनी हुई मिलेगी। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर बात करें, पादपों में, तो पादप के अंदर प्लांट्स में आपको सेल्यूलोज तथा हेमी सेल्यूलोज की मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज तथा हेमी सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति प्लांट में होगी। और एनिमल्स के अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो एनिमल में एब्सेंट होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एनिमल यानी जंतुओं में, जंतुओं में क्या होगी, अनुपस्थित होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है ना, अनुपस्थित। तो
यहाँ पर पहले हमने सेल वॉल के बारे में डिफरेंस देखा। नेक्स्ट बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, है ना। एक छोटी सी बात और देख लीजिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। अगर अपन साइज की बात करें, आकार की बात करें, तो इनका जो साइज है वो लगभग 0.5 से लेकर 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना। 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर तक की जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया की सेल पाई जाती है। जबकि यहाँ पर देखें तो लगभग आपको जो है वो 5 टू 20 माइक्रोमीटर की आपको कोशिका देखने को मिलती है। सेल का जो साइज है वो बड़ा देखने को मिलता है। कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती है यूकैरियोटिक की जिसका 100 माइक्रोमीटर साइज देखने को मिलता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें जैसे तंत्रिका कोशिका है, नर्व सेल है, मसल सेल है, ये इलोंगेटेड होती है, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, अपने कार्य के अनुसार जो है वो दीर्घित हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो उनका साइज आपको अलग अलग मिल सकता है। बाकी अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में बैक्टीरिया के बारे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट बात करें कोशिका झिल्ली की। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें थिन होती है, पतली पाई जाती है, जबकि यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर थोड़ी सी थिक मिलती है, ठीक है ना, थोड़ी सी मोटी होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होगी। इसके अलावा न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, केंद्रक जो होता है यहाँ पर अनुपस्थित होता है। आप मतलब कह सकते हैं कि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो एब्सेंट होती है। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन हो गया वो एब्सेंट होता है, कल बताया था आपको, ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर एब्सेंट होगी। केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित, ठीक है। और साथ ही साथ में केंद्रक जो है वो किस प्रकार का होता है, केंद्राभ यानी न्यूक्लियोइड। याद कीजिएगा, कल ही बताया था कि जो केंद्राभ होता है, जो न्यूक्लियोइड होता है वो इसमें पाया जाता है, जबकि इसमें प्रॉपरली न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोइड देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोइड देखने को मिलेगा, केंद्राभ। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, और इसी के साथ साथ जो है इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी यूकैरियोट सेल में पाया जाएगा। एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे कि अपन सेल वॉल की बात कर रहे हैं, तो जो एक ऑर्गेनिज्म है जो कि माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा, जिसे किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के साथ ही रखा जाता है। लेकिन वास्तव में जो माइकोप्लाज्मा होती है वो प्रोटिस्टा और मोनेरा के बीच की कनेक्टिव लिंक है। मतलब मोनेरा को बैक्टीरिया, मतलब मोनेरा में सारे जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, लेकिन उनके साथ में माइकोप्लाज्मा को भी रखा जाता है। लेकिन माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि सेल वॉल जो है वो माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा में क्या होगा, अनुपस्थित होती हैं सेल वॉल, ठीक है ना, एब्सेंट होगी माइकोप्लाज्मा के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसे मोनेरा के साथ रखा जाता है, बैक्टीरिया के साथ, जबकि ये एक प्रकार की मीजोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियस जो है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी, एंड इसमें जो न्यूक्लियोइड होगा वो आपको प्राचीन प्रकार का मिलेगा, इसलिए इसका नाम ही प्रोकैरियोटिक रखा गया है, ठीक है। जबकि यूकैरियोट सेल के अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, ठीक है। एंड साथ साथ में हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है, प्रेजेंट होगा, यानी उपस्थित होगा। जबकि हिस्टोन प्रोटीन और केंद्रक झिल्ली दोनों इसमें नहीं पाए जाते हैं। मतलब हम पहले यहाँ पर मेजर डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ऐसे तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है, झिल्लीबद्ध कोशिकांग,
झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो है वो इसमें क्या होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात कीजिए, गोल्जी बॉडी की बात कीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कीजिए, तो अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई, गोल्जी काय हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ये सब के सब अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो यहाँ पर जो है ये एब्सेंट होंगे, ठीक है ना, अनुपस्थित होंगे। मतलब जितने भी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, देखिए झिल्लीबद्ध कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, गोल्जी काय होता है, गोल्जी बॉडी होती है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पर नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको ना तो लाइसोसोम देखने को मिलेगा, ठीक है ना, लाइसोसोम भी नहीं देखने को मिलते। इसके अलावा जैसे एक राइबोसोम है, केवल राइबोसोम जो है वो सेल ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट कोशिका में पाया जाता है, हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में। तो प्रोकैरियोट सेल के अंदर जो आपको राइबोसोम मिल रहे हैं, राइबोसोम के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है। तो यूकैरियोट सेल्स जो हैं इनमें तो सारे झिल्लीबद्ध कोशिकांग यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे सभी, ठीक है, यहाँ पर सभी प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित है, ये ध्यान रखिए, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली सभी के सभी उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक विशेष प्रकार का जो है, एक विशेष प्रकार का ध्यान रखिएगा, सेल ऑर्गेनेली होता है जिसको अपन कहते हैं सेंट्रोसोम, तारक काय कहा जाता है, ठीक है। ये जो सेंट्रोसोम होता है वो जनरली केंद्रक के पास पाया जाना चाहिए, ठीक है, केंद्रक झिल्ली के पास होता है। एक बहुत विशेष बात ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोट सेल में ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली नहीं पाए जा रहे हैं, उसका मेजर रीजन यही है कि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, जैसे कि एक कनेक्टिव लिंक की तरह जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, संयोजक कड़ी की तरह सारे कोशिकांग आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रवी जालिका, वो केंद्रक की झिल्ली से अटैच रहता है, ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली नहीं है तो वो कहाँ से पाया जाएगा, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है ना, इन सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में भाग लेता है, ठीक है, तो श्वसन में भाग लेने के लिए यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को भी अलग अलग संरचनाओं की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ नहीं होता है ना, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। तो राइबोसोम जो है ना केवल वही उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से झिल्ली रहित कोशिकांग है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली होता है। तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में ये मेजर डिफरेंस है कि इनके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते हैं। जैसे गोल्जी बॉडी का बात देखें अपन, तो गोल्जी बॉडी का मेन काम होता है सिक्रीशन का, स्त्रवण करती है वो किसी चीज़ का, ठीक है। तो अपन बात करेंगे डिटेल में जब गोल्जी बॉडी का टॉपिक पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, तो ये भी विभिन्न प्रकार के प्रोटीन जो है उसको बनाती है, ठीक है ना। इनके ऊपर RER SCR वगैरह देखने को मिलते हैं, तो प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे फंक्शन जो है वो इसमें नहीं पाए जाते। इसके अलावा छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स नाम की एक स्ट्रक्चर होती है, सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल। तो प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो भी नहीं पाई जाती। माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली क्या होंगी कि छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटी छोटी तंतुनुमा संरचनाएं। इनका काम होता है कि सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने का। जैसे कि सपोज कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसी चीज़ को गोल्जी बॉडी तक पहुंचाना है, तो वो कार्य जो है वो कौन करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल, सूक्ष्म नलिकाएं करती है। तो सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्यूल का करेगी कि पदार्थों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से माइटोकॉन्ड्रिया तक ले गए, गोल्जी बॉडी तक ले गए, तो वो सभी माइक्रोट्यूब्यूल्स भी इसमें नहीं पाई जाती प्रोकैरियोट्स में। हर एक चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, लेक्चर के दौरान ही सारी चीज़ें याद कर लीजिए, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, ईजी सा चैप्टर है, ठीक है, और बहुत ही बेसिक चैप्टर है बायोलॉजी का। देखिए सेल बायोलॉजी का ये जो पूरी यूनिट है, ये आपको कोई भी आप अदर यूनिट्स पढ़ लीजिए बायोलॉजी में, वहाँ पर हर जगह काम आने वाली है। हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, प्लांट हो चाहे एनिमल फिजियोलॉजी हो, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस सभी के अंदर आपको सेल का टॉपिक काम में आएगा। इसी कारण से जो कोशिका वाला जो चैप्टर है, सेल चैप्टर है, यह आपको 9th और 11th दोनों में दिया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक चैप्टर है, तो आपको बिल्कुल इसको डिटेल के अंदर अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें आप देख रहे हो वापस वो हर चैप्टर में रिपीट होंगी, लेकिन अलग अलग चैप्टर्स में। तो एक तरीके से ये समरी है सारे चैप्टर्स की, और बेसिक भी है, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, जो कि कोशिका द्रव्य में पाई जानी चाहिए, वो भी यहाँ पर एब्सेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा भी हम 2-4 चीज़ों की बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंड कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लेना, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हो गई। 2-4 चीज़ें और बात करते हैं इस पे कि देखें एक विशेष प्रकार से एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसको अपन कहते हैं सेंट्रोसोम, तारक काय कहते हैं। देखिए सेंट्रोसोम, तारक काय। सेंट्रोसोम जो होता है वो यहाँ पर एब्सेंट होता है, ठीक है ना, क्या होगा, एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा, ठीक है, अनुपस्थित होता है। अब सेंट्रोसोम क्या चीज़ है, देखें सेंट्रोसोम जो होता है वो केंद्रक के पास पाए जाते हैं, ठीक है ना, केंद्रक के पास उपस्थित होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में जैसे पाए जाते हैं तो प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट है, उपस्थित है। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो सेंट्रोसोम होते हैं वो कोशिका विभाजन में हेल्प करते हैं कि कोशिका विभाजन के समय जो है वो कुछ स्पिंडल फाइबर बनते हैं और जो क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र है, उनको अलग अलग करने के लिए, गुणसूत्रों को जो है वो डिफरेंट टाइप्स के ध्रुव पे ले जाने के लिए सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए क्या चीज़ है कि जैसे यहाँ यूकेरियोटिक सेल में होगा तो ये कोशिका की झिल्ली हो गई, ठीक है, यहाँ पर केंद्रक हो गया यूकेरियोटिक सेल का, ठीक है। अब केंद्रक की ऐसे डबल मेम्ब्रेनस होगी तो सेंट्रोसोम जो होगा वो केंद्रक के पास पाए जाते हैं, ठीक है ना, सेंट्रोसोम जो है वो केंद्रक के पास पाए जाएंगे। और जब कोशिका विभाजन का समय आएगा तो कोशिका विभाजन के समय ये जो केंद्रक की झिल्ली होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक बार वो हट जाती है, ठीक है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो सेल डिवीजन के टाइम हट जाएगी और अंदर का जो डीएनए है, मतलब डीएनए से जो क्रोमोसोम वगैरह बनते हैं, तो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो सीधा कोशिका द्रव्य के अंदर दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। देखिए डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, गुणसूत्र, ये अपन न्यूक्लियस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, डिटेल में चीज़ें आएंगी। अभी इतना समझो कि कोशिका विभाजन के समय पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रोमोसोम का डिवीजन करना, गुणसूत्र का विभाजन होना। तो गुणसूत्रों का जो विभाजन होता है वो हमेशा किसके कारण होगा, वो हम देखिए गुणसूत्रों के विभाजन के दौरान क्या होगा कि ये आपको सेंट्रोसोम मिलते हैं, ठीक है, सेंट्रोसोम है यहाँ पर, तो गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है ना, गुणसूत्र हैं किसी तरीके से, ठीक है, इनको क्या करेंगे कि विपरीत ध्रुवों पर लेकर जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर एक पोलर, यहाँ इस पोलर पे एक सेंट्रोसोम चला जाएगा और वो क्या करेंगे, दोनों सेंट्रोसोम जो है वो आपको इस तरीके से, यहाँ पर सेंट्रोसोम जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ आ जाते हैं और ये कुछ इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करते हैं। और ये जो स्पिंडल तंतु है, ठीक है ना, ये जो स्पिंडल तंतु है ये गुणसूत्रों के विभाजन में हेल्प करते हैं, किसमें, गुणसूत्रों के विभाजन में। जैसे कि क्रोमोसोम का जो एक आर्म है वो इधर आ गई, ठीक है ना, ये इस तरीके से, और बाकी जो है वो यहाँ आपको देखने को मिल गया। तो इस प्रकार क्या होगा कि जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के समय सेल डिवीजन के टाइम पर केवल क्या करेगा, जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है ना। यूकेरियोट के अंदर जो है वो सेंट्रोसोम पाया जाएगा। अपन इस चीज़ की सबकी डिटेल अपन पढ़ेंगे लेकिन वो केंद्रक वाले टॉपिक में होगा, ठीक है ना, न्यूक्लियस होगा, सेल डिवीजन का चैप्टर है अपना, ठीक है, 10th नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी का, तो उसमें तो सेंट्रोसोम जो होते हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होंगे, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी, ये तो हो गया सेंट्रोसोम की बात होगी, इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें और है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक के अंदर माइक्रो बॉडीज़, जैसे कि स्पिरोसोम्स होते हैं, ठीक है, ग्लाइऑक्सीसोम्स होते हैं, स्पिरोसोम्स ने माइक्रो बॉडीज़, सूक्ष्म काय, माइक्रो बॉडीज़, कुछ सूक्ष्म काय पाई जाती हैं, है ना, जैसे सूक्ष्म काय है, तो सूक्ष्म काय में आते हैं जैसे कि फर्स्ट इज स्पिरोसोम्स, ठीक है। स्पिरोसोम्स जो होती है वसा कणिकाएं जो होती है, वसा गोलिकाएं, तो उनमें क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स में स्पिरोसोम्स जो है वो क्या करती हैं कि जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन करती है और फैट को स्टोर रखने का काम करती है, कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं अलग अगेन, ठीक है ना। तो स्पिरोसोम हो गया, इसके अलावा आपके ग्लाइऑक्सीसोम हो गए, ग्लाइऑक्सीसोम्स हो गए, ठीक है, और फिर परऑक्सीसोम्स हो गए, परऑक्सीसोम्स। देखो ये 3 प्रकार की सूक्ष्म काय यानी माइक्रो बॉडीज जो होती है ये चीज़ें हैं, जबकि ये तीनों के तीनों एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं इसमें, ठीक है ना, अनुपस्थित।
जबकि यूकेरियोट्स के अंदर यही तीनों चीज़ें पाई जाएंगी, तीनों चीज़ें पाई जाएंगी। ठीक है, क्या फंक्शन है इनका? जैसे देखें, स्पिरोसोम्स जो होते हैं ये फैट ग्लोब्यूल्स को अपने अंदर स्टोर रखते हैं, वसा की जो गोलिकाएं हैं उनको अपने अंदर संचित रखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके से कोई भी आपको, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, और आप जानते हो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली तो इसमें पाए नहीं जाते। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, और यहाँ तो कोशिकांग होते ही नहीं हैं जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो। बताया ना आपको, कोशिकांग में केवल क्या होता है, एक मीजोसोम होता है और साथ ही साथ में एक राइबोसोम्स होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स के। तो इस तरह से, तो स्पिरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, स्पिरोसोम तो वसा कणिकाओं का निर्माण करते हैं, वसा गोलिकाएं फैट ग्लोब्यूल्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम्स जो है वो ग्लाइकोजन को हो गया, ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो इस कारण से ये भी नहीं पाए जाते। परऑक्सीसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। परऑक्सीसोम देखें, यूकेरियोट्स के अंदर ये सभी यही काम करेंगे। ठीक है ना, परऑक्सीसोम्स क्या होते हैं, ध्यान रखना है, यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा कि फोटो रेस्पिरेशन में बेसिकली 3 सेल ऑर्गेनेली काम में आते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और परऑक्सीसोम। अब देखिए, फोटो रेस्पिरेशन वास्तव में क्या होता है, ये तो डिटेल में अपन फोटोसिंथेसिस का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी में आएगी चीज़ें। तो फोटो रेस्पिरेशन में ध्यान रखना, परऑक्सीसोम्स हेल्प करते हैं प्रकाशीय श्वसन में, प्रकाशीय श्वसन है ना। इसका मैं एक बार छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ फोटो रेस्पिरेशन का। जैसे देखें, जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना पादप कोशिकाओं में, परऑक्सीसोम्स उन्हीं में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल के अंदर भी नहीं पाए जाते। स्पिरोसोम्स हो गए, ग्लाइऑक्सिसोम है, जो परऑक्सीसोम्स है, इनका जंतु कोशिका के अंदर भी कोई रोल नहीं होता। तो ये यूकेरियोट में पाए जाते हैं, लेकिन यूकेरियोट्स में भी खास करके पादप कोशिकाओं में होंगे, क्योंकि जो यहाँ पर परऑक्सीसोम है ये प्रकाशीय श्वसन में हेल्प करता है। देखें, प्रकाशीय श्वसन जो है वो एक तरीके की वेस्ट एक्टिविटी होती है। ठीक है ना, क्या होती है, एक वेस्ट एक्टिविटी होती है जो प्लांट की बॉडी में है। जैसे कि प्रकाशीय श्वसन जो होगा वो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, जैसे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट से CO2 को लेते हैं, ठीक है, H2O को सॉइल से लेते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसको अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। CO2 अपन आपने बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, CO2 प्लस H2O इज इक्वल्स टू क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट का यूज़ करके प्लांट्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं C6H12O6 और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना। बैलेंस नहीं है इक्वेशन, तो मतलब ये इतना काम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्लांट में CO2 की जगह पर, मतलब जब फोटोसिंथेसिस होने वाला है ना, जब प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए तो CO2 की जगह पर ऑक्सीजन आ जाता है। अब प्लांट तो ऑक्सीजन को नहीं लेंगे, तो प्लांट जो है वो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, तो उस वक्त पर एक और अलग तरीके का साइकिल चलता है जिसको अपन कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में उनको क्या करना चाहिए था, उन्हें फोटोसिंथेसिस करना चाहिए था, तो CO2 लेनी चाहिए थी। लेकिन गलती क्या होता है, कभी कभी कुछ एंजाइम की जो है वो डीएक्टिविटीज़ के कारण जो है एंजाइम जो है ना वो कुछ अलग तरीके का प्रकृति शो कर देते हैं, ठीक है ना। तो रुबिस्को एंजाइम वगैरह सब पढ़ेंगे अपन। तो उसमें क्या होता है कि वो CO2 की जगह पर ऑक्सीजन को लेने लगते हैं, और ऑक्सीजन जब आ जाती है तो प्रकाश संश्लेषण एक समय के लिए रुक जाता है। तो परऑक्सीसोम्स जो होते हैं यहाँ पर प्रकाशीय श्वसन की क्रिया होती है ना। वैसे फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनेली काम आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है, क्लोरोप्लास्ट भी करता है और फिर परऑक्सीसोम भी करते हैं, ठीक है ना। इनका सही सीक्वेंस होता है, पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर परऑक्सीसोम एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार से ये साइकिल जो है वो इन 3 सेल ऑर्गेनेली में कंप्लीट होता है। तो परऑक्सीसोम्स जो होते हैं, अब देखो प्रकाश संश्लेषण तो एनिमल सेल में तो होना ही नहीं है ना, पादप कोशिका में ही होना है केवल, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो उसी में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल वगैरह। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो परऑक्सीसोम होते हैं वो जंतु कोशिका में भी नहीं पाए जाते। तो यूकेरियोट्स में है लेकिन केवल प्लांट में पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो स्पिरोसोम्स का काम है वसा कणिकाओं का निर्माण करना, स्टोर करना, ग्लाइकोजन को स्टोर करना है। तो एक ग्लाइकोजन के लिए भी एक अलग से क्या पाई जानी चाहिए, ग्लाइऑक्सिसोम्स पाए जाते हैं ना। तो ये सब प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखी है कि यहाँ पर हमने आज जो कल प्रोकैरियोट कोशिका के बारे में बात करी थी उसी को थोड़ा सा और डिटेल में हमने डिस्कस किया है ताकि प्रोकैरियोट हमें अच्छे से याद रह सके। ठीक है, इसके अलावा आप 2-4 चीज़ों की बात कीजिए, जैसे कि एक सिंपल सी बात है, अपन बात करें जैसे फ्लैजिला की। ऐसा नहीं है कि इनमें कुछ बिल्कुल भी समानता नहीं पाई जाती, समानता होती है। जैसे कल मैंने आपको फ्लैजिला पढ़ाए थे कि कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाए जाते हैं जो गति में सहायक होते हैं, मूवमेंट करते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोटिस्टा में जैसे प्रोकैरियोट सेल्स होती हैं, तो प्रोकैरियोट सेल्स में क्या होगा कि पैरामीशियम है, यूग्लिना है, तो इनके अंदर यूग्लिना में फ्लैजिला पाया जाएगा। सीलिया जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे आपको पैरामीशियम के अंदर। ठीक है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स भी मूव करते हैं, ठीक है ना, तो उनमें भी फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो मतलब यूकैरियोट सेल्स के अंदर भी और प्रोकैरियोट सेल में कुछ समानताएं भी होती है और कुछ असमानताएं भी होती है। ठीक है ना, साफ सी बात है। जैसे डीएनए है, दोनों के अंदर डीएनए पाया जाता है, लेकिन दोनों के डीएनए में डिफरेंस भी आता है थोड़ा सा, है ना। इसमें एकल क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम होता है, बात की थी, है ना। इसमें प्लाज्मिड होता है, इनमें प्लाज्मिड आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन होते हैं प्लाज्मिड भी। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के अंदर आपको डिफरेंस आ जाने चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने आज इस चीज़ को डिस्कस किया है। नेक्स्ट आगे अपन थोड़ा सा और बात करते हैं। जैसे देखिए आज अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी ये प्रोकैरियोट सेल का जो टॉपिक है ये खत्म हो गया, प्रोकैरियोट सेल का टॉपिक खत्म हो। अब अपन नेक्स्ट बात लेते हैं, सेल वॉल के बारे में डिस्कस करते हैं, कोशिका भित्ति के बारे में। देखें आज थोड़ा सा एक बार जनरल अपन कोशिका भित्ति के बारे में लेंगे, सेल वॉल के बारे में। कोशिका भित्ति, देखें कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है, इसका सबसे पहले ओरिजिन ऑफ सेल वॉल, ठीक है ना, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई है, ओरिजिन, उत्पत्ति। देखें ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोशिका विभाजन के समय क्या होता है कि केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन में 2 स्टेप्स आते हैं मेनली। एक होता है न्यूक्लियर डिवीजन होता है, केंद्रक विभाजन होता है, और एक होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए सपोज ये कोशिका है, ठीक है ना, अब आपको इससे डिवाइड करके एक नई कोशिका बनानी है। ठीक है ना, कोई एक नई कोशिका या दो, हम कहते हैं 2 कोशिकाएं बनेगी डिवाइड होके, तो इनमें सबसे पहले क्या होगा कि जो केंद्रक है इसका विभाजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ठीक है, केंद्रक विभाजन का मतलब होता है क्रोमोसोम्स का डिवाइड होना, गुणसूत्रों का विभाजन होना। जैसे कि अभी बात करिए हमने सेंट्रोसोम, उसमें हेल्प करेगा, तो स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। जरूरी नहीं है सभी में स्पिंडल फाइबर्स बने, ठीक है ना, प्लांट्स में स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के जो केंद्रक का जो विभाजन है वो सबसे पहले होगा, कोशिका विभाजन का फर्स्ट स्टेप होगा, और सेकंड स्टेप होता है इसका कोशिका द्रव्य विभाजन। तो फर्स्ट इज कि ये न्यूक्लियस डिवाइड होना चाहिए, केंद्रक विभाजित होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवीजन होना चाहिए। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म डिवीजन होना चाहिए, इसको अपन साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है ना, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन कहा जाता है इसको। ठीक है ना, क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो देखिए जब एक बार केंद्रक का विभाजन हो जाता है तो सपोज कीजिए कि ये केंद्रक जो है वो 2 भाग में बट गया। ठीक है ना, 2 भाग में बट गया। अब इनमें क्या होगा कि जो कोशिका द्रव्य, जब साइटोकाइनेसिस की बारी आएगी, ठीक है ना, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं न्यूक्लियस के डिवीजन को, केंद्रक विभाजन, और साथ साथ में दूसरा होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं, मतलब जितने भी कोशिकांग होते हैं इनमें, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी बॉडी, इन सब के ये जब विभाजन का समय आएगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ बीच में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से क्या होंगे कि जितने भी कोशिकांग हैं वो बीच में अरेंज हो जाते हैं इस प्रकार से, और अरेंज होने के बाद में ये एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, कोशिका पट्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, एक सेल प्लेट बनती है कुछ इस प्रकार से। मतलब हमें 2 कोशिकाएं जो है ना, जैसे केंद्रक तो अपने अपने विभाजित हो गए, न्यूक्लियस तो विभाजित हो गया,
ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन देखने को मिलेगा। तो कोशिका द्रव्य जब विभाजित हो रहा है, साइटोप्लाज्म जब डिवीजन होता है, तो इनके बीच में गोल्जी बॉडी, ईआर वगैरह जो होते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका, वो इस तरीके से इस प्लेट का निर्माण करते हैं, इसको अपन कहते हैं सेल प्लेट, कोशिका पट का निर्माण करते हैं, कोशिका पट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। अब सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन होगा तो उसी से आगे जाकर के क्या होगा कि ये जो सेल प्लेट है वो आगे जाकर के एक तरीके से बाउंड्री बन जाती है। मतलब आप देखिए कि यही तो इस कोशिका की बाउंड्री बनाएगी, मतलब ये दोनों जब अलग होंगे तो ये क्या होगा, ये पूरी की पूरी भित्ति तो बनेगी, इसकी क्या बनेगी, इसकी पूरी की पूरी वॉल बनेगी। तो इसका मतलब है कि कोशिका भित्ति का निर्माण जो होता है वो सेल डिवीजन के टाइम पर होता है, और सेल डिवीजन में सेल प्लेट के फॉर्मेशन के दौरान होता है। जब कोशिका पट का निर्माण होता है, पटलिका या पट बोल सकते हैं इसको, सेल प्लेट, उसके निर्माण के दौरान कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। ये होता है साइटोकाइनेसिस के टाइम पर, कोशिका द्रव्य विभाजन के समय होता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग आपस में एक सेल प्लेट बनाते हैं, जिसके कारण दो संतति कोशिकाएं हैं, जो दो डॉटर सेल्स हैं, इनको अपन कहते हैं दो डॉटर सेल्स। जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनको डॉटर सेल कहा जाता है, और इसको पैतृक कोशिकाएं यानी पेरेंट सेल कहते हैं, जिसके अंदर डिवीजन चल रहा होता है, ठीक है। तो दो डॉटर सेल्स के बीच में जो है यहाँ पर क्या होगा कि एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, जो आगे जा कर के सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगी। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, सेल प्लेट फॉर्मेशन से, ठीक है ना। जब सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका पट या पटलिका निर्माण के दौरान, कोशिका पट निर्माण के दौरान, ठीक है, ये चीज़ जो है वो हो गई। तो इस तरीके से जो है वो सेल वॉल बनती है, कोशिका भित्ति। अब देखें कोशिका भित्ति के प्रकार की बात करें, टाइप्स की बात की जाए, इसमें देखिए कोशिका भित्ति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी यानी द्वितीय कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। फिर एक होती है अपने तृतीय कोशिका भित्ति, ये किसी किसी में पाई जाती है, टर्शरी सेल वॉल, तृतीय कोशिका भित्ति। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है, उसका निर्माण होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन से। मतलब हम यहाँ पर कल अपने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वैसे कि सेल प्लेट जो होती है उससे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, सेल जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल बनेगी वो केवल प्राइमरी सेल वॉल बनती है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल जो है फिर वो सेकेंडरी को बनाती है, और सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो तृतीय कोशिका भित्ति यानी टर्शरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो आज हमने प्रोकैरियोट सेल को और डिटेल में डिस्कस किया, वापस रिवीजन किया। यूकैरियोट सेल के बारे में भी हमें जानकारी मिल गई, ठीक है। यूकैरियोट सेल को फिनिटिक्युलर सेल्स भी कहा जाता है, फिनिटिक्युलर कोशिकाएं कहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हम आगे जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सब यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में ही पढ़ेंगे, कि जो ज़्यादा डेवलप चीज़ें हैं, जो ज़्यादा विकसित चीज़ें हैं वो यूकैरियोट कोशिका में ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करते हैं किसी सेल वॉल को, आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप लोग जो है वो पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।